नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 भाग। पहले बात होगी खेती किसानी की, बात करेंगे हमारा पशुधन की भी, और आखिर में आपको दिखाएंगे एक कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, कार्यक्रम के पहले भाग खेती किसानी में आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग तकनीक के बारे में, या कृषि क्षेत्र में जो नया हो रहा है कैसे उसका फ़ायदा हमारे किसानों को मिल सकता है, और किसान फ़ायदा लेकर कितना आगे बढ़ सकते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही खास आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं आज क्या है खास खेती किसानी में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में ऐसी कई योजनाएं चलाई है जिससे कृषि कार्यों में सरलता और सुलभता हासिल हुई। इतना ही नहीं, फसल उत्पादन से किसानों की आय में बढ़ोतरी भी हो रही है। खेती में बेहतर उत्पादन में नीम लेपित यूरिया के इस्तेमाल की भी अहम भूमिका है। इसके प्रयोग से उत्पादन तो बढ़ा ही है, साथ ही मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी काफी लाभ पहुंचा है। फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। यूरिया में अन्य नाइट्रोजन स्रोतों की तुलना में यूरिया में करीब 46% नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है। फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा के लिए यूरिया का इस्तेमाल बेहतर उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन यूरिया का गैर कृषि कार्यों में बढ़ते इस्तेमाल ने किसानों की समस्या को बढ़ा दिया, जिससे समय पर आपूर्ति न हो पाने के कारण फसलों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ने लगा। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने नीम लेपित यूरिया को अनिवार्य कर दिया। नीम का लेप होने से यूरिया सिर्फ कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने लगा। यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल को सीमित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए वर्ष 2015 के मई महीने से सरकार ने संपूर्ण यूरिया उत्पादन को नीम लेपित करना अनिवार्य कर दिया। भारत में किसी न किसी रूप में नीम का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है। नीम को अच्छा कीटनाशक और कीटाणु रोधक भी माना जाता है। इसके इस्तेमाल से फसलों में रोग कम लगते हैं, वहीं कीटों का प्रकोप भी कम होता है। इतना ही नहीं, नीम लेपित यूरिया के प्रयोग से 15 से 20% अधिक उपज होती है। साथ ही 15 से 20% यूरिया का कम इस्तेमाल भी होता है, जिससे अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता है। सामान्य यूरिया को जब मिट्टी में डाला जाता है तो वो सबसे पहले अमोनियम में बदल जाता है, फिर जलीयकरण के बाद नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल जाता है। ये प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। ज्यादातर पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, हालांकि कुछ पौधे अमोनिया के रूप में भी नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा ही पौधों को मिल पाती है। नाइट्रोजन की बाकी मात्रा जमीन में नीचे चली जाती है, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। वहीं किसान जब नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन पौधों की जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे उपलब्ध होती है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी लंबे समय तक बनी रहती है। मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य से खेती की लागत में भी कमी देखी गई है। इन सुखद परिणामों ने नीम लेपित यूरिया की मांग में इजाफा दर्ज किया है। तो देखा आपने, लगातार जो किसान हैं वो अब जागरूक हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल हमें भी यहाँ आगे बढ़ना होगा। गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पशुपालन क्षेत्र में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ जानकारी लेने की, इसलिए लगातार आपको हम जागरूक करते हैं। लेकिन आज हमारा पशुधन में क्या है विशेष जानकारी, आइए देखते हैं। हमारे शरीर को सही विकास और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति हम प्रोटीन युक्त भोजन से करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक अनुमान के हिसाब से 100 ग्राम मछली में करीब 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछली का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात कॉमन है और वो है पर्याप्त पानी का होना। कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए देसी प्रजाति की मछलियाँ जैसे रोहू, कतला, मृगल को पालना चाहिए, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियाँ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। मछली पालक इस बात का ध्यान रखें कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। मछलियाँ अच्छे से विकास कर रही हैं या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। आमतौर पर मछलियों में होने वाले रोग व बीमारी: सेप्रोलगनियोसिस। लक्षण: शरीर पर रुई के गोले की भांति सफेदी लिए भूरे रंग के गुच्छे का बनना। बैंकियोमाइकोसिस। लक्षण: गलफड़ों का सड़ना। दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछली ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयास करती है। इसके लिए बार बार मुंह खोलती व बंद करती है। फिश टेल रोग। लक्षण: शुरुआती अवस्था में पंखों के किनारों पर सफेदी आना, बाद में पंखों व पूंछ का सड़ना।
और आइए अब नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी कैसे आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं और अपनी लागत को बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेष सावधानी आपको अपनानी होगी। क्या है वो सावधानी, आइए देखते हैं। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। इसी के साथ ही गांव किसान में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं एक सफल और कामयाब किसान की। जी हाँ, वो किसान जो बाकी किसानों से थोड़ा हटकर हैं, या हम कह सकते हैं बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आज भी एक ऐसी ही किसान की कामयाबी की दास्तां हम लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की ये दास्तां। जैविक खेती हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसमें पशुओं के अवशिष्ट से खाद बनाकर फसलों को पोषण दिया जाता रहा है। बदलते दौर में एक बार फिर जैविक खेती हमारी जरूरत बन गई है। रसायनों के बढ़ते इस्तेमाल ने जहां मिट्टी की सेहत को खराब किया है, वहीं इससे हमें भी कई तरह की बीमारियां मिली है। इन्हीं दुखद परिणामों का नतीजा है कि अब ज्यादातर किसान जैविक खेती को गले लगा रहे हैं। हालांकि जैविक खेती की शुरुआत में सब्र रखना होता है, क्योंकि इससे मिलने वाला फल धीरे धीरे ही सही, लेकिन लंबे समय तक मिलता रहता है। खरगोन मध्य प्रदेश के किसान अविनाश सिंह करीब 8 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। हालांकि उन्हें खेती करते करीब 25 साल हो गए हैं। पहले उनके खेतों में भी रसायनों का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एक मुलाकात ने उनकी खेती के तरीकों को बदल दिया। वो बताते हैं कि फिल्मी कलाकार जैकी श्रॉफ से हुई मुलाकात में जब जैकी श्रॉफ ने अविनाश सिंह से कहा कि आप देश सेवा में अहम भूमिका निभा रहे हैं और आपको रसायन मुक्त खेती करनी चाहिए। जो प्रेरणा स्रोत है मिस्टर जैकी श्रॉफ,
तो मुझे अच्छे लगते थे उस ज़माने में, तो उनसे मिलने की तमन्ना हुई। और एक बार मैं उनसे मिलने के लिए जब मुंबई गया तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप क्या करते हो, और मेरे मुँह से जवाब निकला कि दादा मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, किसान आदमी हूँ। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोला कि वाह क्या काम कर रहा है, एक तो जो देश की सीमा पे जवान है और एक जो खेतों में किसान है, बस ये दो ही लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं अपनी भारत माता के लिए। तो उन्होंने एक दिन सडनली मुझे बातों बातों में कह दिया कि भाई तू जो खेती करता है तो केमिकल वाली खेती बंद कर दे और अपने खेतों में जहर डालना बंद कर दे। उस दिन से मैंने प्रण लिया और निश्चय किया कि मेरे हीरो के लिए, मेरे हीरो का संदेश पूरे देश भर में देने के लिए, मेरा भीड़ू का जो मैसेज है वो पूरे देश की जनता को देने के लिए मैंने केमिकल वाली खेती उस दिन से बंद कर दी। इसके बाद अविनाश सिंह ने निश्चय किया कि अब वो कभी अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और तब से ही अविनाश सिंह ने जैविक खेती का दामन थाम लिया, जो आज तक जारी है। वो बताते हैं कि शुरुआत में घर में उपयोग करने के लिए जैविक रूप से सब्जियां उगाया करते थे, लेकिन पैदावार में हो रहे इजाफे को देखते हुए जैविक खेती का दायरा बढ़ाया गया, जिससे परिवार के साथ साथ बाकी लोगों को भी जैविक आहार मिल सके। आज उनका खेती का ये दायरा 1 एकड़ से बढ़कर 5 एकड़ तक फैला हुआ है, जिसमें तरह तरह की सब्जियां और फसलें लगी हुई हैं। मैं अपने खेतों में सारी तरह की सब्जियां करता हूं। उसमें जो हमारी ट्रेडिशनल होती हैं या देसी जो बोलते हैं, लौकी, गिलकी, करेला, खीरा, कद्दू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, पालक, मेथी, धनिया, लाल मात होता है, बालोर या सेम होती है। आजकल एक्जोटिक या जो विदेशी सब्जियों का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है महानगरों में या शहरों में, तो इसके चलते ग्राहकों की डिमांड के आधार पर मैं ब्रोकली, रेड कैबेज, लेटस, पार्सले, फ्रेंच बीन्स और कलर्ड कैप्सिकम वगैरह ये भी ऑर्गेनिकली बिना पॉली हाउस के प्राकृतिक तरीके से उगाता हूँ। लाजमी है कि जैविक खेती के लिए उसके आधार यानी गोबर और गौमूत्र की विशेष जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अविनाश पशुपालन भी करते हैं, जिससे जैविक खाद बनाने के लिए कहीं और ना भटकना पड़े। अविनाश 0 बजट खेती पर विश्वास करते हैं, इसके लिए वो इन बातों का पालन करते हैं। उसमें जीवामृत है, घम जीवामृत है, वर्मी कंपोस्ट है, हम मुर्गी पालन भी करते हैं, तो मुर्गियों का जो बीट होता है वो गोपालन भी है मेरे पास। ऐसी तमाम चीज़ें जो देसी तरीके से तैयार की जाती है और उसी के साथ में हम ये खेती करते हैं। आप देखेंगे मैंने अपने खेत के चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे तैयार किए हुए हैं। इन पेड़ पौधों का जैविक खेती में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके साथ भी इनमें विभिन्न प्रकार के जो फल लगते हैं, उनको खाने के लिए जो पक्षी आते हैं, वो पक्षियों का कलरव चारों तरफ आपको सुबह से लेकर रात तक मिलता है, और वही पक्षी हमारे फसलों में लगने वाले कीटों को भी नियंत्रण करते हैं। अविनाश अपने खेतों में पारंपरिक खेती के साथ साथ विदेशी सब्जियों की खेती करते हैं, वो भी बिना पॉली हाउस के। वो बताते हैं कि बाजार में उनकी उगाई सब्जियों की अच्छी मांग रहती है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर आई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी जैविक सब्जियां भाने लगी और उत्पादन के साथ ही मांग भी बढ़ती गई। इसके अलावा अविनाश सोशल मीडिया का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से उपभोक्ता के घर तक जैविक सब्जियां पहुंचाई जाती है। देखिए साहब, खर्च सामान्य अगर आप देखेंगे कि केमिकल वाली खेती से जैविक या प्राकृतिक जो खेती आप कहेंगे उसमें थोड़ा सा खर्च ज़्यादा लगता है। देसी बीजों के लगाने के कारण थोड़ा सा उसमें उत्पादन भी कम आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। संकर बीजों की तुलना में जो देसी वैरायटियों में स्वाद और पौष्टिकता होती है, उसके चलते हमें संकर जो हमारा उत्पाद होता है उससे देसी उत्पाद की कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी मिलती है। यहाँ तक कि 15 से 25% तक का भी हमें एक्स्ट्रा मुनाफा हो जाता है, और ये चीज़ें मंडी में नहीं बिकती साहब। जैविक फसलें जितनी प्रकृति के लिए फायदेमंद है, उतनी ही मानव स्वास्थ्य के लिए भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैविक खेती भविष्य की खेती है, जो लंबे समय तक लाभ ही लाभ देगी।
हम उम्मीद करते हैं ऐसी ही कामयाबी की दास्तां आपकी भी रहे और आप भी कृषि क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हम बता दें हमारे वो कार्यक्रम जो पहले प्रसारित हो चुके हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप जुड़ जाएंगे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से, जहां पर सारे जो कार्यक्रम हैं उपलब्ध होंगे और आपको सारी जानकारी मिल सकेगी। कृषि संबंधित तमाम जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।